आराम मीठा लगता है, परंतु सबसे बड़ा जहर यही है। आराम मीठा लगता है, परंतु सबसे बड़ा जहर यही है। यही वो नशा है जो सपनों को चुपचाप मार देता है। जब तुम आराम चुनते हो, तुम अपने भविष्य से समझौता करते हो। जब तुम आराम चुनते हो, तुम अपने भविष्य से समझौता करते हो। आराम में तुम सुरक्षित महसूस करते हो और यही आराम तुम्हें कमजोर बनाता है और संघर्ष तुम्हें डरावना लगता है, परंतु यही तुम्हें गढ़ता है। आराम में तुम सुरक्षित महसूस करते हो और यही तुम्हें अंदर से कमजोर बनाता है। संघर्ष तुम्हें डरावना लगता है और यही संघर्ष तुम्हें गढ़ता है। जो आज पसीना नहीं बहाता, कल वो आंसू बहाता है। जो आज पसीना नहीं बहाता, वो कल आंसू बहाता है। महान जिंदगी कभी आसानी से पैदा नहीं होती। महान जिंदगी कभी आसानी से पैदा नहीं होती। तो संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। और जो आज का वीडियो है, आज कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज जो वीडियो है वो बच्चों से रिलेटेड वीडियो है, जो कि हर एक पेरेंट्स को आज इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि क्या वास्तव में जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है वो सही है या नहीं। जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कल 25 तारीख, यानी कि कल जो 25 मई था, तो कई जगहों पर जो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम लीक हुए और देखा जा रहा था कि बच्चे गेट के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर लॉक लगा रखा था बाहर से और अंदर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों का गुस्सा फूटा है वहाँ पर, फिर पुलिस वाले गए, उनको पकड़ा, जो भी था। तो ये जो लीक हमारे देश में जो इस टाइम पे पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, ठीक है? तो बोला जा रहा है एसएससी जीडी के पेपर लीक हो चुके हैं। नीट के कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ था, तो आप लोगों ने देखा, वो लीक हुआ नहीं था, कराया गया था। ये तो भाई खान सर बहुत सही बोलते हैं, लीक नहीं हुआ था, ये कराया गया था। तो आप लोग आज इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा का पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखें, खासकर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो तो ज़रूर देखें। हम कहीं न कहीं अपने बच्चों से उम्मीद लगा के रखते हैं, जब हम उसको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, उसको अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा। और स्कूल के बाद जब स्कूल कंप्लीट होता है तो कहीं न कहीं ग्रेजुएशन में जाता है, तो वहाँ पर वो तैयारी करने लगता है गवर्नमेंट जॉब की। तो हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं न कहीं एक अच्छी खासी जॉब मिलेगी। लेकिन देश का इस टाइम पे ये हाल है कि एसएससी जीडी का पेपर बोल रहे हैं 13-13 लाख रुपए में बिकी है सीटें। 13 लाख रुपए आम बात नहीं है, 13 लाख रुपए देना। तो वो दे कौन रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक कि कैसे क्या-क्या होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे जो मेरे से जुड़े हैं उनका कहना ये है कि स्कूल में इस टाइम पे जैसे जो बच्चे 10th पास होकर गए हैं, जिन बच्चों ने अभी इस टाइम पे 10th क्लास पास करी है, तो उनका कहना ये है कि हमारे स्कूल में टीचर लोग हम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। टीचर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खासकर ये प्राइवेट स्कूलों के जो थोड़ा-सा शिकायत है प्राइवेट स्कूल वालों की, कि प्राइवेट स्कूल एक तरह से खाली पैसा कमाने का एक अड्डा बना दिया गया है, जो हकीकत बात है। पैसा पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं मिल रहा है। एक तरह से रट्टाफिकेशन चल रहा है। टीचर वहाँ पर रटाने पे उनको फोकस करता है, उनको सिखाने में फोकस नहीं। 10th तक टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है तो उसके बिहाफ पे उसको अच्छा स्ट्रीम दे देते हैं। और अगर कोई बच्चा वास्तव में 10th में अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाया, अच्छे नंबर नहीं ला पाया और वो मैथ्स लेना चाहता है, साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है, तो टीचर वहाँ पर उसको मना कर देता है कि भाई तेरे बस की नहीं है। तो कहीं न कहीं बच्चे का जो एक सपना होता है कि मुझे आगे जाकर इस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे इस फ़ील्ड में जाना है। तो कहीं न कहीं 10th के बाद उनके सपनों को एक तरीके से कहीं न कहीं टीचर लोग मार दिया करते हैं और मार रहे हैं उनके सपनों को। मैं ये क्वेश्चन उन टीचरों से पूछना चाहूँगा, खासकर प्राइवेट स्कूल में, उनके भी बच्चे हैं। आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पहली बात आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको ही पता होगा। तो जिन स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, कल के दिन बाय चांस अगर आपके बच्चे पर कोई ज़बरदस्ती सब्जेक्ट थोप दिया जाए, तो क्या आप इस बात से एग्री होंगे? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके बच्चे से अगर कोई भी सब्जेक्ट थोप दिया जाए, तो क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चा आप करना क्या चाहते हैं? तो आप कहीं न कहीं अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि मेरा बच्चा अगर ये करना चाहता है तो मैं कराऊँगा, अपने बलबूते पे, अपने दम पे ये कराऊँगा, तू कर। बस मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ।
कहीं न कहीं आप अपने बच्चे को ये बोलते हो। लेकिन वहीं अगर किसी और का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप उस बच्चे के साथ वैसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कहता हूँ अगर आप टीचर हैं, चाहे वो फिज़िक्स के हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी के, अगर आप टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, इंग्लिश के भी, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं टीचर बना हूँ तो मैं इनको पढ़ाने के लिए बना हूँ, ना कि डिमोटिवेट करने के लिए। मैं कई दिन से ये चीज़ें सुन रहा था, देख रहा था, काफ़ी बच्चों का कहना है ये गाँव इलाकों में भी इधर से हर जगह, टीचर बचना चाहता अपनी ड्यूटी से। अगर आप नहीं पढ़ा सकते, तो आप छोड़ दीजिए वो जॉब। अगर आपसे वो नहीं हो सकता तो आप छोड़ दीजिए। कहीं न कहीं मैं ये कहता हूँ अगर आप बच्चे को न ब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, अच्छे-अच्छे स्कूल, जहाँ पर बच्चा अगर आर्ट्स स्ट्रीम लेके बैठा है, साथ में अगर वो मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसको मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा बायो लेके बैठा है और उसको मैथ्स पढ़नी है तो उसको मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे को आगे जाके किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत ना हो। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है स्कूलों में? नहीं तू मैथ्स नहीं कर पाएगा, तेरे बस की मैथ्स नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ शायद आपने ना पढ़ा हो, मैथ्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। गणित को सभी विषयों की रानी कहा गया है। यहाँ तक कि बी फार्म वालों को भी मैथ्स पढ़ाया जाता है, फर्स्ट और 8th सेमेस्टर में। तो आप लोग आज उसको बोल रहे हो कि तू मैथ्स मत ले, तेरे बस की मैथ्स नहीं है। आप डिमोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को सीधा-सीधा, बायो ले। क्या गारंटी है बच्चा बायो में पास हो जाएगा, अगर उसकी इच्छा बायो पढ़ने की है ही नहीं। अगर कोई बच्चा अपनी पसंद से बायो लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। उसने सोच के रखा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। लेकिन जिसको बायो पसंद ही नहीं है, जिसको बायो पढ़नी ना, आप ज़बरदस्ती उसको बायो क्यों दे रहे हैं? वो मैथ्स करना चाहता है, आप उसको मैथ्स से क्यों भगा रहे हैं? कल के दिन अगर उसके घरवाले बोलेंगे, "बेटा ज़रा मेरी सैलरी कैलकुलेट कर दे।" उस बच्चे को सैलरी कैलकुलेट नहीं करनी आ रही, तो ज़िम्मेदार कौन है? 12th पास हो गया लेकिन अपने मम्मी-पापा की सैलरी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। 30 दिन का कितना हिसाब-किताब होता है, नहीं बना पा रहा है। ओवरटाइम का 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है, नहीं बता पा रहा है। क्या लगेगा उन माँ-बापों को कि मैंने कौन से स्कूल में भेज दिया अपने बच्चे को? अगर आप अध्यापक हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है उस बच्चे की परेशानी को दूर करना, कमज़ोरी को दूर करना, ना कि उसको रटने पर फ़ोकस करना। आप 10th में उसका बेस बनाओ और 10th के बाद आप उसको सपोर्ट करो, पूछो क्या लेना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है? अगर वो कर सकता है, तो आप कर सकते हैं। मेरे पास भी कई सारे बच्चे आते हैं। मैंने भी बहुत ऐसे बच्चों को मेहनत करी है ऐसे बच्चों के ऊपर जिनको शायद स्कूलों में टीचर जिनको बोलते थे कि ये कंकड़ है और कंकड़ से तेल निकालना असंभव है। लेकिन आज वो बच्चे पास आउट होकर गए हैं, बिना ग्रेस के, अच्छे नंबर लाकर। तो आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे सकते? वो लड़का जिस पर घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़ासकर लड़का, जिस पर पूरे परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी है। अगर कल के दिन 12वीं पास होने के बाद वो अग्निवीर का भी फ़ॉर्म भरता है, एसएससी जीडी का भी फ़ॉर्म भरता है, किसी भी चीज़ का फ़ॉर्म अगर भरता है, तो उसको मैथ्स यानी कि गणित की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करेगा गणित? आधे से ज़्यादा बच्चों को डिमोटिवेट करके धकेल दिया जाता है आर्ट साइड की तरफ या बायो की तरफ ज़बरदस्ती। पसंद करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती वालों को। तो उनका एक तरीके से 11वीं और 12वीं पूरा मैथ से रिश्ता खत्म। और मैं तो ये कहता हूँ आप लोग चलो ठीक है मैथ से भगाकर बायो में भेज रहे हैं कि पास हो जाएगा, क्या गारंटी है पास होने की? और दूसरी बात, अगर मैथ्स क्लियर नहीं है तो उसकी फिजिक्स कैसे क्लियर होगी? 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, कैसे क्लियर होगी? केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, बच्चा कैसे कैलकुलेट करेगा? जरा इन चीजों पे सोचिए, विचार करिए और बच्चे के भविष्य पे भी ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं केवल और पैसा ही पैसा मैटर नहीं करता हमारे लिए, मेन होता है बच्चे की एजुकेशन। अगर आप उस विषय के अध्यापक हैं, तो आप उस विषय पर जिस चीज़ पे बच्चे की कमांड कमज़ोर है, उसको मजबूत बनाएँ। 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लें, ज़रूरी नहीं कि चैप्टर खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है। जो चीज़ में कमी है, उस चीज़ पे फ़ोकस करें। बार-बार कराएँ, बार-बार उसको काम दें। क्यों नहीं सीखेगा? सब सीखेगा। ये होती है एक अध्यापक की पहचान, जो उस चीज़ की कमज़ोर चीज़ को, कड़ी को पहचान कर उसको आगे बढ़ाता है। ठीक? और यही बात फिर जब आगे जाता है बच्चा 12th के बाद, जब उसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही होती, क्योंकि मैथ्स, रीज़निंग ये चीज़ें उसका अड़चन बन जाती है। तब वो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि बस पैसे देकर मेरा काम कैसे भी हो जाए। फिर उनकी पूरी ज़िंदगी वही चल रही होती है कि पैसा दो, काम कराओ, पैसा दो, काम कराओ। अब जिन्होंने पैसा दिया, अब वो पकड़ में आ गए, उनकी लाइफ़ अब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उन बच्चों का क्या दोष जिन्होंने तैयारी करी थी और तैयारी करने के बाद आज ये एग्ज़ाम लीक हो गया। अब इस एग्ज़ाम का क्या कह सकता हूँ, दोबारा होगा या नहीं होगा,
कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखें कि आप भी अपने बच्चे पे फ़ोकस करें घर पे। केवल पैसा कमाने में अपना ध्यान ना लगाएँ। मेरा बच्चा घर में क्या कर रहा है? रात को कितने बजे सो रहा है? क्या उसके पास फ़ोन है? और रात को आप या तो उसका फ़ोन लेके बैठ जाएँ, रात को केवल पढ़ाई, उसको रात को फ़ोन ना दें। कहीं न कहीं इस सब में पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सुबह-शाम अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के अपने ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चों का अता पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो आप कमा किस लिए रहे हो? पेरेंट्स कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन जब आपका बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है, उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है आपको, तो आप क्या कर किस लिए कमा रहे हो खाली? तो ऐसे कमाने से तो सबसे बढ़िया है कि आप घर पे बैठो, अपने बच्चे पे ध्यान दो और बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो कल के दिन आपको घर में बैठे-बैठे खिलाएगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल के टीचरों से कि कृपया करके ऐसे बच्चों को डिमोटिवेट ना करें। आप टीचर हैं, आपका काम होता है मोटिवेट करना। आप बच्चों से फीस ले रहे हैं, आपको सैलरी उनके पैसों से मिल रही है, तो आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि डिमोटिवेट करने की। बड़ा आसान होता है किसी बच्चे को डिमोटिवेट करना। मान लो किसी कारणवश किसी बच्चे के परसेंटेज 10th में अच्छी नहीं आई, आप कैसे कह सकते हो कि तू साइंस लेने लायक नहीं है, तू मैथ्स लेने लायक नहीं है? कैसे कह सकते हैं? रट्टा मारने वाला बच्चा भी 80% ला सकता है, ये चीज सोचें आप। और 50% वाला बच्चा भी 80% ला सकता है, ये मैंने करके दिखाया है। मेरे स्टूडेंट जो 50% 10 55% लेके आए, आज वो 12th में 80 प्लस परसेंटेज लेके आ रहे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने मेहनत करी, वो मेहनत दिख रहा है। और मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, टॉपर को टॉपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बिल्कुल निम्न स्तर पे बच्चा, उसको टॉपर बनाना बहुत बड़ी बात है, वो आपकी सफलता है। और बच्चों को तो मैं यही कहूंगा, डिमोटिवेट किसी से ना हो। अगर कोई टीचर आपको डिमोटिवेट करता है तो आप उस पर ध्यान ही ना दें। वो टीचर हो ही नहीं सकता जो आपको डिमोटिवेट करता है। लेकिन आप भी अपने आप को सुधारें। आपके अध्यापक आपको जो बोल रहे हैं, अगर कोई लगता है आपके आपका टीचर, आपका अध्यापक आपका साथ दे रहा है, आपको मोटिवेट करता है, आप उसकी बातें सुने, उनके कहे हुए रास्ते पर चलें और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप एक बार उनकी बात सुने, उनके बताए गए रास्तों पर चलें। और मेहनत सबसे बड़ा हथियार होता है, मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, तो आप वो चीज़ करें और आगे बढ़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे आज के टाइम पे जो बेचारे सपोर्ट नहीं मिल पाता पीछे से, लेकिन वो फिर भी करना चाहते हैं और करते हैं, और कुछ कुछ बच्चे जरूर बहुत आगे निकल जाते हैं। वो हर चीज को पिछाड़ते आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर एक मोटिवेशन होता है और कहीं ना कोई उनके लिए एक आदर्श जरूर बनता है, जो उनको उस रास्ते पर आगे लेके चलता है। और देश में क्या क्या चल रहा है इसका तो हम कह नहीं सकते। बस बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आज ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है, आज ये मैसेज टीचरों के लिए भी है, आज ये मैसेज बच्चों के लिए भी है। तो मैं बस टीचरों से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करें। आप उनका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते अगर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं तो। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपके गुण आपके शिष्य के अंदर आएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको एक आदर्श मानकर आगे रास्ते पर चलेगा और सक्सेस होकर कल के दिन आपको जरूर याद करेगा। लेकिन अगर आज आप उसको डिमोटिवेट करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि कल के दिन अगर आप रास्ते में मिलोगे, वो बच्चा आपको इग्नोर मार के जाएगा और कहेगा कि यही वो टीचर था जो मेरे को डिमोटिवेट करा करता था। आप केवल 10th के रिजल्ट से उनका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। आजकल मैं ये चीज देख रहा हूँ कि स्कूलों में, जैसे मेरा भाई भी स्कूल में है, मैं देख रहा हूँ ये चीजें कि हर समय लिखने लिखने का काम, बस पीडीएफ मिल जाती है, बच्चा घर में फोन लेगा, बस उतार रहा है, राइटर बन रहे हैं, लिख रहे हैं। प्रेशर क्या माइंड है, मुझे काम पूरा करना है। ध्यान रखें इन चीज को कि भाई बच्चे को रटने पे फोकस ना करें। बच्चा अगर इंग्लिश में कोई चीज लिख रहा है तो उस चीज को ध्यान दे कि बच्चे ने लिखा क्या, सही लिखा नहीं लिखा। आप उसको ये ना बोले कि जैसा मैंने आंसर लिखा था मुझे वैसे ही आंसर चाहिए, जैसा मैंने डायग्राम बनवाया था बायो में मुझे वैसा ही डायग्राम चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? यानी आप बताइए मुझे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जैसा डायग्राम मैंने बनाया था आप मुझे वैसा ही चाहिए? अरे बच्चे ने अगर वो किसी और किताब से पढ़ा है, किसी और किताब से सीखा, वो अगर वो बना रहा था, उसमें क्या गलती है उस बच्चे की?
या तो फिर वो किताब छापने वाला गलत है, या जिसने डायग्राम दिया वो गलत है। तो मतलब आप सीधा सीधा अपने से ऊपर वालों को चैलेंज कर रहे हो कि इसने गलत बनाया। इस चीज पे मुझे कई दिनों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो इस चीज लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसी वजह से मुझे लगता है आज स्कूल भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हो रहे हैं इनके पीछे भी आज के टाइम कहीं ना कहीं ये स्कूल भी जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आया लिखाया गए, बस केवल पेपर तक सीमित रख दिया उनको कि रटो आओ जाओ। तो बच्चा जब एजुकेटेड नहीं होगा, इसीलिए तो आजकल बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। फैक्ट्रियों में लोग जा रहे हैं जिनके पास डिग्रियां एमएससी, एमए, एमकॉम, लेकिन उनको नॉलेज जीरो है। वो कैसे मिल गई उनकी डिग्रियां? बस नकल मारी, वही सीखा उन्होंने, नकल मारना पास करना, नकल मारना पास करना, पेपर से एक दिन पहले पढ़ना रटना। तो वही चीज चलती भी जा रही है। बच्चा आया, रटा, गया, पेपर दिया, पास हो गया। उसका एक ही टारगेट है, मुझे पास होना है बस, अब कैसे भी। तो नकल के भरोसे आज बड़ी बड़ी डिग्रियां ली जा रही है। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों की हैबिट बना दी जाती है 9-10 से, उन बच्चों की बातें मैं कर रहा हूं। उनका केवल एक ही टारगेट रहता है। इसलिए आज के टाइम पे क्या बोला जा रहा है कि अरे हमारी फैक्ट्री में तो एमएससी वाला भी आ रहा है, तो 15,000 रुपए की नौकरी ले रहा है। तो डिग्री है उसके पास, लेकिन नॉलेज नहीं। तो आप कभी इस चीज पर अगर फोकस करें तो देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो होते हैं कमजोर, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप उसमें ध्यान दोगे तो यकीनन मानिए कि आप उस बच्चे को आगे बढ़ते हुए जरूर देखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ये नकल की जो प्रक्रिया है, ये रटने की जो प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे जब खत्म होगी तो कहीं ना कहीं ये जो लीक होना, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा दे रहे हैं लोग कि मुझे नौकरी चाहिए, तो ढूंढ रहे हैं। ऐसा कौन करा सकता है लीक? ढूंढते हैं लोग, जान पहचान निकालते हैं कि भाई बस उसको पैसा दे दो, नौकरी मिल जाएगी। तो पेरेंट्स आज इस वीडियो को पूरा का पूरा देख रहे होंगे, उम्मीद है, और देखें जरूर और समझे मैंने क्या बोला है, कि आप लोग भी अपने बच्चों पे ध्यान दें, उसको प्रेशराइज ना करें। ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि उसको डराना है, धमकाना है। ध्यान ये रखें कि उसका बच्चे का शेड्यूल क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है, उसके पास फोन कितनी देर तक है, फोन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब चीज की जानकारी रखें। रात को कितने बजे सो रहा है, किससे बातें कर रहा है, हर चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसका टाइम पे उसके पास फोन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के टाइम पे, वो चीज का आप ध्यान रखें। और अंत में मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान रखें कि अगर आप किसी चीज को बारंबार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, समझोगे, तो वो चीज आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इंसान ना सीख सके। आपने कठिन से कठिन चीजें भी सीखी होंगी, तो ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं, सबसे आसान पढ़ाई है। अपना रूटीन बनाए, अपना टाइम टेबल बनाए, अपने से बड़ों से पूछें। आप जिनको आदर्श मानते हैं उनसे मिलिए, उनसे पूछे पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखना है। और अंत में मैं एक ही चीज और बोलूंगा जो मैंने कहीं सुनी थी लाइन, कि आराम मीठा लगता है परंतु सबसे बड़ा जहर यही है। आराम मीठा लगता है परंतु सबसे बड़ा जहर यही है। यही वो नशा है जो सपनों को चुपचाप मार देता है। जब तुम आराम चुनते हो तुम अपने भविष्य से समझौता करते हो। जब तुम आराम चुनते हो तुम अपने भविष्य से समझौता करते हो। आराम में तुम सुरक्षित महसूस करते हो, और यही आराम तुम्हें कमजोर बनाता है। और संघर्ष तुम्हें डरावना लगता है परंतु यही तुम्हें गढ़ता है। आराम में तुम सुरक्षित महसूस करते हो और यही तुम्हें अंदर से कमजोर बनाता है। संघर्ष तुम्हें डरावना लगता है और यही संघर्ष तुम्हें गढ़ता है। जो आज पसीना नहीं बहाता कल वो आंसू बहाता है। जो आज पसीना नहीं बहाता वो कल आंसू बहाता है। महान जिंदगी कभी आसानी से पैदा नहीं होती। महान जिंदगी कभी आसानी से पैदा नहीं होती। तो संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही कहना चाहूंगा आपको कि आराम मीठा तो लगता है परंतु सबसे बड़ा जहर यही है। धन्यवाद।
तो अंत में मैं इसी चीज़ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएँ और खुद भी ज़रूर देखें। और मेरी उन टीचरों से कोई दुश्मनी नहीं है जो टीचर इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। बस मुझे उन टीचरों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कहीं न कहीं देश का भविष्य बनाने का अधिकार आपको मिला है। देश का भविष्य बनाने का अधिकार आपको मिला है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं जो युवा है वो देश का भविष्य है और देश का भविष्य आपके हाथों में है। तो आप देखें कि इस देश के भविष्य को हमें आगे लेके जाना है या फिर इसको डिमोटिवेट करके पीछे ही छोड़ देना है।